हाँ, good morning everyone. I am Lakshya Kumar of class 10th B. Today I am here to present my INS presentation whose topic is accommodation in Belgium. तो हमारा पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। अकोमोडेशन का क्या मतलब होता है पावर शेयरिंग में? अकोमोडेशन का पावर शेयरिंग में ये मीनिंग होता है कि जैसे कि पावर जो होती है वो डिफरेंट लेवल पे ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो हर एक स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर, तो उसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। और जिस मेथड से हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पावर शेयर करते हैं, तो उसे पावर शेयरिंग में अकोमोडेशन कहते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या मतलब कि ध्यान में रखना पड़ता है कि ना सारे ग्रुप्स को ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट मिले, सब एक दूसरे की आइडेंटिटी की मतलब कि रिस्पेक्ट करें इक्वली, और इक्वल पावर सब में डिस्ट्रीब्यूट हो सबको, मतलब कि सारे अथॉरिटीज़ को, जिससे क्या होता है कि सब अपने ना राइट्स के लिए अपने मतलब कि अपनी प्रॉब्लम्स को इक्वली शेयर करके सब अपना प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सके और अपने राइट्स का प्रोटेक्शन पा सके। जिससे क्या होगा, उनके जो राइट्स होंगे वो जब वायलेट होंगे तो उन्हें पूरा हक होएगा अपने राइट्स के लिए बोलने का। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड टॉपिक है बेल्जियम्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी चैलेंज। देखिए, बेल्जियम के अंदर 60% डच स्पीकिंग पीपल थे और 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे। तो क्या हुआ था ना, जो बेल्जियम था तो वहाँ पे ना एक उनका एक कहता है कैपिटल थी ब्राज़ील के अंदर क्या था, ये चीज़ मतलब कि उल्टी थी। वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे और डच स्पीकिंग लोग कम थे और जर्मन वाले कुछ ही परसेंटेज के थे। तो इसके कारण क्या हुआ ना, एक मतलब कि चैलेंज बना, क्योंकि दूसरी तरफ तो क्या होता था कि पावर शेयरिंग में मतलब मेजॉरिटी में ज़्यादा लोग थे, मतलब डच वाले, और यहाँ पे कम है। तो क्या होता है कि ना राइट्स के ऊपर ना थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट होने लग गई कि ना कहाँ पे मतलब कि ज़्यादा किन्हें वो देनी चाहिए, मेजॉरिटी में पावर देनी चाहिए, किन्हें नहीं देनी चाहिए। तो इसलिए ना ब्राज़ील मतलब कि डाइवर्स कंट्री माना गया कि यहाँ पे ना मतलब कि डिफरेंट टाइप से ना लोग मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, कल्चर, अलग अलग तरीके से। इस वजह से ना एक डाइवर्सिटी चैलेंज फॉर्म हुई, इसलिए यहाँ पे अकोमोडेशन करना पड़ा। तो ये तो हमारा सेकंड टॉपिक। तो अब है थर्ड टॉपिक है द बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लैंग्वेज ग्रुप्स। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन। अब देखो, जब हमने अकोमोडेशन किया पावर शेयरिंग में बेल्जियम के लिए, स्पेशली ब्राज़ील के लिए, तो हमें क्या क्या चेंजेस लाने पड़े। हमें कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन 1970 टू 1993, इसके अंदर हमने क्या करा कि जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था मतलब कि बेल्जियम का, उनका कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन होएगा, तो ना हमें ऐसा एक राइट बनाना चाहिए कि ना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे मतलब कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी सबके लिए इक्वली हो। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होएगा, जो राइट्स होंगे, तो मतलब कि दोनों पार्टीज़ को अपना इक्वल हक होएगा उनके लिए मतलब कि फ़ाइट करने के लिए और अपने राइट्स को अचीव करने के लिए। लीगल इक्वलिटी इस्टेब्लिश्ड, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है कि डच, फ्रेंच और जर्मन इक्वल ऑफिशियल लैंग्वेज से मतलब कि यूज़ कर सकते हैं बिना किसी हायरार्की के। यानी कि इसका मतलब है कि ना जो लैंग्वेज होगी ना, जो जर्मन होएगी, फ्रेंच होगी, डच होएगी, तो ना उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि आपको मतलब कि फोर्स करा जाएगा कि आपको जर्मन ही बोलनी है, आपको फ्रेंच ही बोलनी है, डच ही बोलनी है। आपकी जो मदर टंग लैंग्वेज है आपको वो ही बोलने दिया जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो तीसरी चीज़, 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट क्रिएटेड। अब देखिए, गवर्नमेंट जो थी मतलब कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हुई। एक तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी, उसके बाद क्या बनी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनी और लोकल गवर्नमेंट बनी। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्रिएटेड हुई क्योंकि कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती थी कि जो स्पेसिफिक कम्युनिटी होती है, जैसे कि डच कम्युनिटी हो गई, फ्रेंच कम्युनिटी हो गई, जर्मन कम्युनिटी हो गई, सबकी अपनी स्पेसिफिक फॉलोइंग्स थी। यानी उनका खुद का कोई रिलीजन होगा, प्रैक्टिसेस होंगी, खुद के कोई ट्रेडिशंस होंगे। तो उनके लिए मतलब कि उनके राइट्स के लिए और उन्हें इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनकी खुद की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी, जिससे कोई दूसरी गवर्नमेंट उन पर डोमिनेट ना कर सके। क्योंकि अगर सिर्फ एक ही ग्रुप की गवर्नमेंट अगर डोमिनेट करती, मान लो कि फ्रेंच वालों की गवर्नमेंट बनी, इन दोनों वालों की नहीं बनी, जैसे ब्राज़ील और जर्मन वालों की, तो वो उन पर डोमिनेट करती, उन्हें फोर्स करती कि तुम हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज मतलब हमारे प्रैक्टिसेस, हमारे रिलीजन, इन सबको फॉलो करो। तो ये सब चीज़ ना होए, पावर शेयरिंग इक्वली होए, इस वजह से ना 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट क्रिएट हुई। तीसरा, फेडरल स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड, चौथा, फेडरल स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड। अब फेडरल स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड का मतलब ये है कि जो मतलब कि गवर्नमेंट के हाथ में जो पावर होती है ना, वो सिर्फ एक ही ग्रुप के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है, उसे अलग अलग ग्रुप्स में बांटना गवर्नमेंट को, उसके सब टाइप्स में, और उनके अमोंग सारी पावर्स को ना शेयर करना, उसे फेडरल सिस्टम कहते हैं।
जिसके में अंदर आता है कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल हो गई, लोकल हो गई। यानी कि सारी पावर सिर्फ सेंट्रल के हाथ में नहीं रहेगी, सारी पावर लोकल के हाथ में नहीं रहेगी, और ना तो सारी पावर कम्युनिटी के हाथ में रहेगी। जिस वाले पार्ट को कौन सी गवर्नमेंट संभाल सकती है और जिसके लिए मतलब कि पावर होनी ज़रूरी है, मतलब कि जिसके लिए कोई कैपेबल है, योग्यता है उसके अंदर कि वो उसी वाले हिस्से को संभालेगा और मतलब कि अच्छे से संभाल पाएगा, तो ऐसे सिस्टम के अंदर ना पावर शेयरिंग करी जाती है, मतलब कि गवर्नमेंट को सिस्टम्स और पार्ट्स में डिवाइड करके। ठीक है। चौथा टॉपिक, 4 की फीचर्स ऑफ बेल्जियन अकोमोडेशन मॉडल। पहला, इक्वल लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन। जब भी अगर बात करी जाएगी किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करने की, जैसे कि बेल्जियम को अगर रिप्रेजेंट करना पड़े, तो क्या होगा कि हम ना ये नहीं देखेंगे जो डोमिनेट मेजोरिटी में जो पीपल हैं वो जो लैंग्वेज बोलते हैं वही वाली हम मतलब लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी रहने के तरीके को, उनके रिलीजन और उनकी प्रैक्टिसेस को नहीं। हमें सबको इक्वली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें इक्वल पावर शेयरिंग की और सेम डेमोक्रेसी की भी, क्योंकि दोनों एक साथ ही आती हैं जब पावर भी इक्वल आती है तो। ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी सिस्टम। अब स्पेशल मेजोरिटी सिस्टम के अंदर क्या होता था कि जो मतलब कि जो लॉज थे जो कि लैंग्वेज ग्रुप को मतलब कि अप्रूवल देते थे, मतलब कि मेजोरिटी मेंबर से, जैसे लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, वो ओवरऑल मेजोरिटी से नहीं मिलते। बस वो क्या होता है ना कि सारे माइनॉरिटी वाले भी, जैसे कि मान लें कि जर्मन वाले के हमने ब्राज़ील में देखा था, बहुत ही कम मतलब कि 1% कुछ था, मतलब अप्रोक्स बोलने वाले जर्मन स्पीकिंग पीपल थे। तो ये नहीं है कि वो बहुत माइनॉरिटी में है तो मतलब उनके लिए कोई और स्टैंड होएगा बोलने के लिए, या फिर मेजोरिटी वाली सारे उनके फैसले लेंगे, तो वो ये चीज़ नहीं होगी। उन्हें अपने चाहे 2 पीपल ही जाएँ या 10 लोग ही जाएँ, उनको पूरा राइट है, उनकी बातों को सुना जाएगा हज़ारों लोगों के अमोंग। ये नहीं होगा कि बायसनेस दिखाई जाएगी। ठीक है। हाँ। तीसरा, कम्युनिटी गवर्नमेंट पावर्स। देखो जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो फेडरल सिस्टम था ना उसने क्या करा ना, कम्युनिटी जो होती है मतलब कि जो गवर्नमेंट होती है ना उसकी पावर को ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 3 लेवल्स में, जैसे मैंने पहले बताया था, सेंट्रल, कम्युनिटी, लोकल। तो क्या हुआ था ना, अब यही वाली वो चीज़ यहाँ पे रिपीट हो गई है। तो इसमें क्या होता है, जो कम्युनिटी जो पावर्स होती है, अब उनके भी ग्रुप्स ना, ये नहीं है कि जैसे कि जर्मन वाले, फ्रेंच वाले तो फिर ना जो मेजोरिटी में है वो डोमिनेट करेंगे तो वही फॉलो करेंगे सिस्टम, नहीं। जो डच वाले भी है माइनॉरिटी के लिए, उनके भी 3 अपने अलग से गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है। ब्राज़ील स्पेशल स्टेटस। ब्राज़ील एक यूनिक कैपिटल है, मतलब सॉरी कैपिटल क्या है, कंट्री है उसकी, बेल्जियम की, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है, क्योंकि अपोजिट मतलब कि पॉपुलेशन बहुत लाया करते हैं। जैसे कि वहाँ पे हमने पहले देखा था कि डच स्पीकिंग के मेजोरिटी में थे पूरे बेल्जियम में, अगर हम ब्राज़ील को छोड़ें तो, और यहाँ पे अपोजिट चीज़ होगी, फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा हो गए। तो इस वजह से ना इसके स्पेशल स्टेटस ने कन्फ्लिक्ट बनने से पहले हमने इसमें पावर शेयरिंग कर दी, नहीं तो डाइवर्स में ना अगर ये चीज़ चलती रहती तो कई कन्फ्लिक्ट हो सकते थे, वॉर्स, बहुत कुछ हो सकता था। ठीक है। तो अच्छा, ये वाला टॉपिक तो मैं समझा दिया। हाँ, हमारा 5वां टॉपिक है स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर लैंग्वेज इश्यूज। लॉ प्रपोज्ड। लैंग्वेज इश्यूज बहुत ही मतलब कि मेन चीज़ थी, मतलब कि क्योंकि इतनी डाइवर्स कंट्री में जब एक ही कंट्री के अंदर 3 लैंग्वेज बोली जाती हैं तो ज़रूरी नहीं है, और ऊपर से कि हर इंसान हर तरीके की लैंग्वेज समझे। यानी कि अगर फ्रेंच वाले अगर ना समझे, मतलब कि डच समझे नहीं, जर्मन नहीं समझे, तो एक ऐसा लॉ मतलब कि प्रपोज किया गया कि ना उन्हें कोई मतलब कि फोर्स नहीं करेगा कि आपको हमसे फ्रेंच में बात करनी, जैसे हमें फोर्स करा जाता है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही बात करनी, सिर्फ हिंदी में बात करनी है। उनके सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ प्रपोज हुआ है कि यानी कि अलग से लॉ बनाया गया उनके लिए कि हाँ, अगर हमें पावर शेयर करनी है तो हमें एक लॉ भी ऐसा बनाना पड़ेगा जो मतलब कि तीनों जगह पे, तीनों टाइप की कम्युनिटीज़ को बैलेंस रख सके। ठीक है। दूसरी चीज़, कम्युनिटी रिव्यू। सारी कम्युनिटी से अलग अलग सेपरेट वोट्स लिए गए, है ना। ये नहीं है कि मतलब मेजॉरिटी में जैसे कि जो लोग थे वही वोट्स देने जा रहे हैं, सारी कम्युनिटी के लोग की वोट्स लिए गए और उनके बाद उन्हें मतलब स्केल अप करा गया इस हिसाब से कि ना हमें पता चल सके कि ना मेजॉरिटी में क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या रिव्यूज़ थे, और उसके बेसिस पर अपने वो खुद की गवर्नमेंट को चुन सके और लॉज वगैरह उनके बन सकें। ठीक है। तीसरी चीज़, डुअल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड। ठीक है। डुअल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड का मतलब है
कि जो मतलब कि जो मेजोरिटी थी ना वो दोनों डच और फ्रेंच ग्रुप्स में पास होनी चाहिए। कि ये नहीं है कि अगर मतलब कि सबसे माइनर अगर जर्मन है और फ्रेंच और डच उससे ज़्यादा मेजर है, तो फिर ऐसा नहीं है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा उस पर डोमिनेट करेंगे फ्रेंच वाले पर। तो मेजॉरिटी ना वो इक्वल कंसीडर करी जाएगी और माइनॉरिटी को ही कंसीडर करा जाएगा बस जर्मन। और तो इसलिए ना दोनों को जब ना इक्वल पावर देनी पड़ेगी तो जर्मन को भी माइनॉरिटी में कंसीडर करा जाएगा, ना कि सिर्फ ना उसे कंसीडर करा जाएगा जो थोड़ा सा सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में उससे थोड़ा कम है। इससे क्या होएगा ना कि मतलब इग्नोर नहीं करा जाएगा जर्मन को इग्नोर नहीं करा जाएगा, उसे भी कंसीडर करा जाएगा। लॉ एनेक्टेड, जो लॉज है ना वो तभी इम्प्लीमेंट होंगे जब सारी कम्युनिटीज़ ना मतलब कि अलाउ करेंगी या बहुत कम्युनिटीज़ अलाउ करेंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक कम्युनिटी अगर फेवर में है, मान लो फ्रेंच वाले किसी चीज़ के लोग के फेवर में है और दूसरी कम्युनिटी नहीं है फेवर में, तो उसे फिर भी कर दिया जाएगा इम्प्लीमेंट। नहीं, सबसे पहले सबके रिव्यूज़ लिए जाएंगे, जैसे मैंने बताया था वोटिंग के द्वारा लिए जाएंगे रिव्यूज़। उसके बाद मेन एक रिजल्ट पाया जाएगा, कंक्लूजन पाया जाएगा, सारी तरफ से पॉजिटिव बातें ली जाएंगी, सारी तरफ से नेगेटिव बातें ली जाएंगी, उन दोनों को कंपेयर करा जाएगा। फिर बाद में जो रिजल्ट निकल के आएगा दोनों के उसमें मतलब कि पक्ष में, तो उसे माना जाएगा हमारा मेन रिजल्ट, मेन लॉ इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो हाँ, छठा टॉपिक कम्युनिटी गवर्नमेंट पावर्स एंड ऑटोनॉमी। ये कुछ लेटेस्ट बातें हैं कि आज के समय पर क्या चल रहा है इन सब के बारे में, पावर शेयरिंग और ऑटोनॉमी के बारे में। कुछ कल्चरल अफेयर्स हैं जैसे कि आर्ट्स और कल्चरल प्रोग्राम्स, म्यूजियम्स और हेरिटेज साइट्स, ब्रॉडकास्टिंग इन रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस, कल्चर आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन। तो ये कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स हैं जिनके अंदर ना बेल्जियम की जैसे कि 3 कम्युनिटीज़ है, डच, फ्रेंच और जर्मन, वो ऑपरेट करती है इंडिपेंडेंटली। एजुकेशन सिस्टम हो गया, कल्चर अफेयर हो गया, लैंग्वेज पॉलिसी हो गया। इन 3 सिस्टम्स के अमोंग मतलब कि वर्क करते कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिससे वो मतलब कि सबको मतलब बैलेंस कर सके पावर्स को डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अमोंग। हाँ, 7वां टॉपिक ब्रसील्स कैपिटल रीजन, आ स्पेशल केस स्टडी, वाई ब्रसील्स इज़ यूनिक। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रसेल्स यूनिक क्यों, क्योंकि वो एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे क्या होता है, जो पावर थी वो मतलब कि पहले तो ब्रसेल्स के अगर इग्नोर करा जाए और पूरे बेल्जियम को देखा जाए तो वहाँ पे पावर डिफरेंट थी। मेजॉरिटी में पावर किसके हाथ में थी, डच के हाथ में थी, फिर बाद में फ्रेंच के हाथ में थी। तो एक कन्फ्लिक्ट बन गया इसके कारण पूरे उसमें मतलब बेल्जियम के अमोंग। तो रीजनल गवर्नमेंट को सेपरेट करा गया, इक्वल पावर शेयरिंग दी गई और बाईलैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेशन दी गई। बाईलैंग्वेज का मतलब है कि दोनों लैंग्वेज को बोलने के लिए ना पूरा इक्वल राइट दिया गया और ना किसी को भी मतलब फोर्स नहीं करा जाएगा उस लैंग्वेज को मना करने से बोलने के लिए। ठीक है, तो इस समय क्या सीखने को मिलता है। 8वां टॉपिक है सक्सेस एंड लेसन्स फ्रॉम बेल्जियम पावर शेयरिंग मॉडल। हमें इससे जानने को मिलता है कि ना हम कन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? पावर को इक्वली शेयर करके। किसी भी कम्युनिटी के हाथ में जो पावर होती है, गवर्नमेंट के हाथ में पावर होती है, उसके इक्वली शेयर करके हम ना कन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ डेमोक्रेसी इससे गहरी होती है। कैसी गहरी होती है? हाँ क्योंकि जब ना सारी पावर्स इक्वली शेयर हो रही है तो ना सबको अपने इक्वल रिव्यूज देने का राइट है, सबको अपने इक्वल वोट्स देने का भी राइट है, जो कि इनडायरेक्टली ना डेमोक्रेसी को ही डीप करता है। क्योंकि यहाँ पे ना एक ना मतलब खुद की चूजन बाय पीपल वाला एक सिनेरियो क्रिएट होता है, जो कि डेमोक्रेसी का एक मेन पार्ट है, बाय द पीपल फ्रॉम द पीपल। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में यूनिटी लाया ये, क्योंकि एक इतनी डाइवर्सिटी थी फिर भी ना एक ऐसे लॉज को इम्प्लीमेंट करा गया, गवर्नमेंट को मतलब कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया इस तरह कैसे कि ना सबको यूनिफॉर्मली सारी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई और डाइवर्सिटी में यूनिटी आ गई, यानी एकता बनी। तो ये कंक्लूजन या टेक अवेज कहते हैं पावर शेयरिंग के। जो भी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट थे उन्होंने सारी मतलब दिक्कतों को ना बड़ी शांति से ना डीप रूटेड जो लिंग्विस्टिक कल्चर डिविजन थे उन्हें सॉल्व करा। और उसके बाद हमारे जो माइनॉरिटी के राइट्स थे, जो माइनॉरिटीज़ को मतलब कि हमें जैसे कि कास्ट वगैरह के सिस्टम्स होते थे और कई बार बायसनेस के होते थे कलर के ऊपर, उसके इक्विवेलेंट कुछ होता था डिस्क्रिमिनेशन, उसे भी ख़त्म करने की कोशिश करी। इक्विवेलेंट नॉट सेम। ठीक है,
और इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी। जैसे हम जब अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ना सारी जगहों को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी सारी रिप्रेजेंटेशन दी, बहुत माइनॉरिटी टू मेजोरिटी और सारी लैंग्वेज के ग्रुप्स को और सारी कम्युनिटीज़ को। और चौथी चीज़ डिसेंट्रलाइजेशन और कम्युनिटी ऑटोनॉमी को मतलब फ्लोरिश करने में मदद करा डाइवर्सिटी से यूनिटी के साथ। यूनिटी के साथ ये चीज़ें बढ़ी, कम्युनिटी ऑटोनॉमी यानी कि कम्युनिटी के खुद के अपने आप को रिप्रेजेंट करने का राइट है ना, खुद के हिसाब से जीने का राइट और अपने राइट्स के लिए लड़ने का मतलब कि हक, वो इससे ना मतलब कि बाहर निखर के आया, फ्लरिश हुआ यूनिटी के साथ। और लास्ट और पांचवा पॉइंट, बेल्जियम का मॉडल था वो किससे इंस्पायर्ड था? इंस्पायर्ड पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन अदर डिवाइडेड सोसाइटी वर्ल्ड वाइड। बेल्जियम का जो पावर शेयरिंग का मॉडल था ना, हमें क्यों पढ़ाया जाता है 10th में? क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक मॉडल है जिसने ना हम सबको इंस्पायर करा अदर कंट्रीज़ को, जहाँ पे सेम सिनेरियो क्रिएट होता था कि कैसे हम अपने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ और कम्प्लेक्स सिनेरियोज और लैंग्वेज और माइनॉरिटी मेजोरिटी एग्जिस्ट करती हैं। इसका एग्जाम्पल ही हमें पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब एक्यूरेट लगा होगा 10th वाले में, क्योंकि इसके अंदर ना सिंपलिस्ट एग्जांपल बताया गया कि कैसे हम ना मतलब कि क्या कहते हैं मोटी मोटी बात से समझ सकते हैं पावर शेयरिंग को विदाउट गोइंग डीप। होप यू लाइक माय प्रेजेंटेशन, थैंक यू।